ट्रम्प ने जब ये हमला करना था तो उससे पहले उसने मिन्नतें तरले करके बोला कि भाई प्लीज मुझे किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकालो, मुझे बचाओ। कोई भरोसा रख के नहीं जा रहे कि कोई ट्रस्ट, अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट करके नहीं जा रहे। ब्लफ कॉल किया ट्रम्प का, कहां तक जाएगा ये देखते हैं। ईरान ने ये फैसला किया और अब भाई आप देख रहे हैं ये सीज फायर बिल्कुल क्रिपल हो गई है, बिल्कुल खत्म होने की उस पे है। अगर अमेरिका ने वहां पे भी पलटी मारी, निगोसिएशन में भी पलटी मारी, तो मेरे ख्याल में ये निगोसिएशन जितनी तेजी से हुए उतनी तेजी से खत्म भी हो जाएंगे। ईरान लबनान के बगैर नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तेहरान से मोहम्मद जॉन हुसैन। जॉन साहब, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। आपने कैसे ले लिया मुझे, थैंक यू सो मच। पूरा मीडिया तो बैन, टीवी पे बैन लगा हुआ है, एक दो चैनल जो है वो कभी कभार ले लेते हैं। आप लोग कैसे ले रहे हैं संभाल ये के? हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान मीडिया के फेवरेट थे, आपके ऊपर बैन क्यों लग गया? आपकी तो स्लॉट सर इतनी बिजी थी कि सुबह से रात गए तक आप हर चैनल के ऊपर मसरूफ रहते थे। वाई यू आर बैन इन पाकिस्तान? यार मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मुझे कोई वजह नहीं बताई, बस कुछ चैनल्स ने कहा। हुआ ये कि मैंने दो शोज किए, 7-8 शोज मेरे लाइनअप थे। उन्होंने फिर एक एक करके ना सबने मैसेज करना शुरू कर दिया कि सर सॉरी, ये वो माजरत, हम नहीं कर सकते, वजह नहीं बताई। लेकिन कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे जिन्होंने वजह बताई कि यार ये हुआ है और ये वजह है। और काफ़ी सीनियर सीनियर लोगों ने भी जो है मुझे बताया कि भाई अब जो है ना वो ईरान से किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं लिया जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर जियो वालों ने बड़ी हिम्मत की। मेरे ख्याल में उनको पता नहीं, पता था नहीं पता था क्या था, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया और शो पे होस्ट किया शाहजेब खानजादा ने। तो मेरे फिर बाद में फिर एक्सप्रेस ने मुझे और समा ने मुझे बोला कि अच्छा अच्छा आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं। तो एक दो एक देख लिया एक एक करके, लेकिन फिर बहरहाल कल भी जो शोज थे वो एक, मेरे ख्याल में एक शो हुआ था, समा पे हुआ था। और उसके बाद जो है कोई शो दोबारा नहीं हुआ, सबने माजरत की। और जो शोज आज के भी थे उनको भी जाहिर है मैंने पूछा ही नहीं पलट के कि है या नहीं है। लेकिन मैं समझ गया बहरहाल के पॉलिसी अब शायद मीडिया चैनल्स की ये हो गई है कि अब नहीं लेना है। लेकिन मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो सोचता हूँ कि क्यों, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता यार, नाले मुझे कोई मसला थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह सच को नहीं छुपा, देखें अल्लाह अल्लाह ताला सच को नहीं छुपने देता। और सोशल मीडिया मेरे ख्याल में नया मीडिया है और लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी होती हैं जाहिर है, लेकिन फिर भी आपके पास स्पेस ज़्यादा होता है बात करने का। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे वजीर आजम का ट्वीट स्क्रीनशॉट करके पोस्ट किया और फिर वाशिंगटन से भी पोस्ट हुआ। फिर ईरान ने भी कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो ऑन द वे हैं, होंगे। खैर मकदम किया गया तमाम अतराफ से, मगर इसराइल ने कहा कि नहीं जी, ये लबनान के मामले पे कोई हमारा इत्तेहाद नहीं है, कोई सीज फायर नहीं है। अब उसी चीज़ को जिसे अमेरिकन ने भी एक्नॉलेज किया था, वो भी कह रहे हैं कि जी ईरान का प्रपोजल तो रद्दी की टोकरी में हमने फेंक दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन सर अबाउट मेडिकेशन? देखें अमेरिका, लोग सोचते हैं कि इसराइल को कौन समझाए, इसराइल की गारंटी कौन ले, ऐसी बातें करते हैं। अभी तक वो समझे ही नहीं है कि अमेरिका खुद से ना इस जंग में आया, ना अमेरिका खुद के डिसीजन ले रहा है इस जंग में। जो है वो तो इसराइल के ही कहने पे कर रहा है ना। अब तो अमेरिकन आवाम को भी पता है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। टकर कार्लसन, कैंडस ओवेंस, निक फुएंटेस, ओवन जोन्स, ये लेफ्ट राइट पे जितने भी देख लें आप, मैक्स ब्लूमेंथाल, जितने भी देख लें, सबने वाजे कर दिया है कि इसराइल की क्या पॉलिसी। जॉन मीर शैमर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई फॉरेन पॉलिसी सारी अमेरिका की, इसराइल ही चलाता है। तो ये नहीं है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, इसराइल स्पॉइलर है, इसराइल खराब करेगा। ये तो अमेरिका के अंदर वाकई में अगर कंट्रोल करता ना, अमेरिका के डिसीजन मेकिंग होती इसराइल के ऊपर, तो 2 मिनट में अमेरिका जो है वो सीधा कर देता। लेकिन बात सारी है कि इसराइल इन्फ्लुएंस करता है। और अब जिस तरीके से पलटी मारी है, यू टर्न मास्टर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने जो पलटी मारी है वो इसीलिए मारी क्योंकि जाहिर सी बात है इसराइल का प्रेशर है उनके ऊपर और वो निकलना चाहते हैं। अमेरिका बहुत शिद्दत से चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग खत्म हो। और मैं आपको बताऊं, ये कोई बात नहीं है कि ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे, इसे हमले को रोक रहे, मतलब ईरान ने बोला कि आज वो बोल रहा है ना, पीठ एक्जिट कह रहा है कि बैक डस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेजिशकियान ने ट्वीट किया, बोला भाई 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख लोग इनरोल कर चुके हैं अभी तक ईरान के साथ देने के लिए। ये आर्मी और बसीज के अलावा मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। और लोग पुलों पे चले गए, पावर प्लांट्स पे चले गए, हाथ मिला के जो है वो खड़े हो गए कि मारना है तो मारो, हम तो रेडी हैं। तो ये नहीं है कि, ये तो ब्लफ कॉल किया ईरान ने, बोला अच्छा मारोगे, आओ मार के दिखाओ। फिर क्या हुआ कि ट्रंप ने जब ये हमला करना था तो उससे पहले उसने मिन्नतें तरले करके बोला कि भाई प्लीज मुझे किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकालो, मुझे बचाओ। और किसी तरीके से सीज फायर के लिए ईरान को बोला गया कि भाई आपकी बात भी मान गया है ट्रंप,
बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है वो मैंने पोस्ट किया था जैसे ही आया। अराक्ची साहब ने भी तब तक ट्वीट नहीं किया था, आठ मेरे पोस्ट करने के 8 मिनट बाद अराक्ची साहब का ट्वीट आया, आप नोटिस कीजिएगा। उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गारंटी दिलवाई कि भाई अमेरिका, गारंटी तो वर्ड नहीं लिखा हुआ था बल्कि बोला कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका आपके फ्रेमवर्क पे मान गया है। अब बहरहाल बिल्कुल अच्छा स्टेप था, पाकिस्तान चाहता था पीस हो, अच्छा किया उन्होंने, पीस के लिए काम किया और अच्छा इकदाम उठाया। लेकिन अमेरिका असल में चाहता था कि किसी तरीके से पाकिस्तान और ईरान की जो अच्छी रिलेशनशिप है उसके थ्रू पाकिस्तान से बोला जाए कि भाई आप जो है ईरान के साथ हम रेडी हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने बोला होगा कि हम तो रेडी हैं, और पाकिस्तान ने फिर ईरान को बोल दिया कि जी ये लोग तो रेडी हैं। और शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट में आप देखें लिखा हुआ है क्लियरली कि लबनान भी लिखा हुआ है एंड ऑल अदर रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी लिखा हुआ है। ट्रंप ने बाद में पोस्ट भी किया कि 10 पॉइंट्स का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए वर्केबल है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो ईरान की कंट्रोल है, ठीक है जी कोई बात नहीं, वो तो पैसे भी बहुत कमाएंगे, ट्रंप कह रहा था बहुत पैसे कमाने वाले हैं, रिकंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो एकदम से जो यू टर्न मारा है, तो जाहिर सी बात है वो तो इसराइल का ही कंट्रोल है और इसराइल की पॉलिसी है जिसकी वजह से उन्होंने यू टर्न मारा है। और ईरान ने भी नहीं वो किया रेजिस्ट, जबकि नहीं चाह रहे थे यहाँ पे लोग के नेगोशिएशन के लिए जाएं, मजबूरन ईरान ने कहा चलो यार कोई नहीं, वरना हम बुरे बनेंगे, कल को हमारे ऊपर बोलेंगे कि ईरान ने जो है वो, ईरान फ्लेक्सिबल नहीं है या ईरान ने जो है वो बात नहीं मानी। तो ईरान ने इसलिए बोला कि सच दिखाना है तो देख लेते हैं बेहतरीन है, कहां तक जाएंगे, ब्लफ कॉल किया ट्रम्प का, कहां तक जाएगा ये देखते हैं। ईरान ने ये फैसला किया और अब भाई आप देख रहे हैं ये सीज फायर बिल्कुल क्रिपल हो गई है, बिल्कुल खत्म होने की उस पे है। इसराइल जो है वो दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहा है लबनान के ऊपर, और ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ कुछ चीज़ तो जाहिर है कोई सीज फायर नहीं होगी, लबनान के बगैर तो सीज फायर हो ही नहीं सकती। रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सबको खत्म करना पड़ेगा हमला इसराइल को। ठीक है, तो अब अभी स्टेटस क्या है? अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वफद आ रहा है पाकिस्तान? क्योंकि जो सफीर हैं ईरान के रजा अमीरी, उन्होंने तो ये कहा था कि एक संजीदा मुज़ाकरात के लिए वफद आ रहा है, मगर फिर उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया अपना। जी अच्छा, वो आपने बता दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया कि मैं यही बोलता कि भाई उन्होंने कैसे बोल दिया। बहरहाल क्योंकि सेंसिटिव मामलात हैं, अभी भी कोशिश चल रही है मेरे सोर्सेस के मुताबिक कि ईरान को बोला जाए कि नहीं नहीं यार, अमेरिका जो है उसके ऊपर अभी भी अमेरिका कंट्रोल इसराइल को जो है वो करेगा कंट्रोल, कोई टेंशन नहीं है, आप आएँ और बात करें। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है ना, आप सेंटिमेंट बिल्कुल देखें, जो ट्रम्प के नए बयानात आए हैं, कैरोलिन लेविट ने जो बयान दिया, उसके बाद ट्रम्प ने जो बयान दिए, ये बिल्कुल पोजीशन जो है वो चेंज करता है। ये दिखाता है कि अमेरिका, और सीज फायर वायलेट की ना वकार भाई, सीज फायर तो पहले किसने वायलेट की, ईरान ने तो वायलेट नहीं की, इसराइल ने वायलेट की और अमेरिका ने वायलेट की। तो नाम तो उनका लेना चाहिए ना, नाम लेके आप बोलें कि इसराइल ने हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, और इतनी 100 दफा हम जब इसराइल को कंडेम कर चुके हैं, तो नाम लेके बोलना चाहिए कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो अ, देखें, मुझे मुझे बड़े कम चांसेस लग रहे हैं, हो सकता है आ जाएं, हो सकता है चले जाएं, लेकिन कोई भरोसा रख के नहीं जा रहे कि कोई ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट करके नहीं जा रहे। अगर जाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है, लेके साथ बिठाने की कोशिश की है, मीडिएट कराने की कोशिश की है, अगर जाएंगे तो उस चीज़ पे जाएंगे। और अगर अगर अमेरिका ने वहां पे भी पलटी मारी, निगोशिएशन में भी पलटी मारी, तो मेरे ख्याल में ये निगोशिएशन जितनी तेजी से हुए उतनी तेजी से ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, और अभी जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है इसराइल, इसका जवाब दे रहा है ईरान? देखिए ईरान ने पहले जो पहले दिन हुआ था लवान के अंदर भी हमला हुआ, फिर आपने इसराइल के अंदर भी हमले देखे, और आपने यूएई और कुवैत के ऊपर, क्योंकि यूएई कहा जाता है कि यूएई ने लवान के ऊपर हमला किया, तो उसके ऊपर हमले आपने देखे। दूसरा जो लेबनान के ऊपर उन्होंने इतना मैसिव अटैक किया, उसमें ईरान ने तैयार कर लिए थे और बिल्कुल हमला करने की नहज पे थे। लेकिन फिर अब्बास अराक्ची साहब को जो है वो यकीन दिलानी कराई गई, वही वाली बात जो मैंने रिपीट की कि इसराइल के ऊपर अभी चल रहा है भाई, यहाँ आप प्लीज सब्र का मुजाहिरा करें। फिर लेबनान ने भी बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि हिजबुल्ला भी चाहती है ना कि जंगबंदी परमानेंट हो, परमानेंटली जंग खत्म हो। तो ईरान ने कहा चले जी इसके ऊपर हम चांस देते हैं, लेकिन हिजबुल्ला अभी भी रुके नहीं है, ये लोग अभी भी अटैक्स चल रहे हैं। तो लेकिन सब्र का मुजाहिरा जरा कर रहे हैं ताकि जो दुनिया के कंसर्न्स हैं ईरान से मुतालिक और ईरान के बारे में, वो थोड़े ना सबके सामने खुल के सामने आ जाएं। ईरान लेबनान के बगैर नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मैं बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूं। और ना कभी पहले किया। किस बात की सजा ईरान को मिल रही है, किस बात पे जंग हुई, ईरान को 47 साल क्यों सैंक्शन रखा गया, क्यों इनके लीडरान को मारा गया, तो सबको पता है यार कि ईरान जो है वो रेजिस्टेंस के उस पर सपोर्ट में रहा है हमेशा और रहेगा।
और वक्ती तौर पे बिल्कुल सब्र का मुजाहरा दोनों सारी पार्टीज जो है वो कोशिश कर रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो इसराइल कर रहा है तंग, तो कोई बात नहीं, जरा देख लेते हैं एक थोड़ा टाइम आप देख लो कि कंट्रोल कर सकता है नहीं। जबकि अराक्ची साहब ने कह दिया है अब, अराक्ची साहब ने कहा है कि अब अगर हुआ, आप डिसाइड, अब बॉल इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट, अब अगर हुआ तो आप जो है वो देख लेना कि हम जो है वो या तो आप जंग में हो या नहीं हो। ये जो अब लबनान का मामला है, ये खासा अब संजीदा होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी मामलात हैं वो लबनान पे रुके हुए हैं। तो इसकी अमेरिका का मानना और मानने के बाद यू टर्न लेना, यू टर्न लेने के बाद अब मुज़ाकरात के लिए पहले कहा गया जेडी वेंस आएंगे, अब कहा जा रहा है नहीं आएंगे। कौन आएगा मुज़ाकरात के लिए, कैसे होंगे, कोई कोई नक्शा आपको समझ आ रहा है? और फिर अगेन वही चीज़ के ये संजीदा मुज़ाकरात हैं या फिर ये एक ब्लफ खेला गया अमेरिका की तरफ से, कोई टाइम गेनिंग है या क्या है? नहीं, ये बात तो तय है कि फेस सेविंग चाहते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी दो ग्रुप्स हैं। एक ठीक। वो ग्रुप है जो रेकग्नाइज करता है कि भाई ये इसराइल हमें ले डूबेगा। वो ग्रुप चाहता है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात हों और ईरान की जो शराइत हैं उसकी फ्रेमवर्क में काम करते हुए थोड़ा बहुत न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल किया जाए, थोड़ी बहुत जीत हमें भी दिखाई जाए, लेकिन यहाँ से निकला जाए। मुझे लगता है कि जेडी वैंस आने के लिए सीरियस हैं, मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि वो आएंगे। लेकिन हो भी सकता है कि ना है, क्योंकि इसराइल की भी जाहिर है एक इसराइल की जो वॉर फ्रंट लॉबी है, जो मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ है, वो जो है वो वॉर के लोग हैं, और इनके अपनी जेब में जाहिर है इनके जो एपैक फंडिंग है वो सारी इन्होंने ली भी है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पोजीशन में है कि उसने फंडिंग ली हुई है $250 मिलियन की। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिपब्लिकन पार्टी है, अब उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि उनको अपना जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो नजर नहीं आ रहा। तो किसी तरीके से अभी देखना यह है कि कहां तक अमेरिका का ब्लफ चलता है। और ब्लफ देखें, नियत तो यही थी, वो अटैक की जो धमकी थी वो ब्लफ था। नियत यही थी कि किसी तरीके से निगोशिएटिंग टेबल पे आओ किसी भी तरीके से। और ईरान ने इतना जबरदस्त तरीके से खेला है इनके साथ, क्योंकि कहता है ना, डोनाल्ड ट्रंप कहता है दे आर वेरी गुड निगोशिएटर्स, वेरी टफ निगोशिएटर्स। ईरान को पता था कि ये कोई जो बातें कर रहे हैं ये बातें ही हैं, सिर्फ करेंगे तो कोई वो नहीं है। और कर भी सकते हैं, बिल्कुल करेंगे तो भी हम खड़े में, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि अमेरिका को दुनिया के सामने लाया जाए कि एग्जैक्टली है क्या। अब आप देखें कि अमेरिका के अंदर लोगों ने झूठा झूठा ट्रंप को झूठा बोलना शुरू कर दिया, बोला भाई हार गए हो, हार गए हो। आज तो पूरा एडिटोरियल जो है वो भरा हुआ है यूएस के अंदर कि ये जंग हार जो है ना वो हार के खत्म तस्लीम कर ली है ट्रंप ने, और इसीलिए वो रिएक्शन भी दे रहा है। और तो आई ट्रम्प थिंक फंसता जा रहा है सर इस जंग में, मुज़ाकरात जितने दिन ये फंस, बढ़ती जा रही, फंस रहा है। यस, यस, ये फंस गया सीएम। वो देखिए मूवी नायक में कहते हैं, सॉरी यार इनफॉर्मल हो गया थोड़ा, बट बहरहाल ये फंस गए हैं ये लोग। तो आई थिंक इनके इनके अभी ये सीरियस निगोशिएशंस नहीं होंगी बिल्कुल भी। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे ये लोग ईरान के ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि भाई आप जो है ना ये भी खत्म करें, ये भी खत्म करें, बैलिस्टिक भी खत्म करें, सारी चीजें खत्म करें। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है इन चीजों के ऊपर भी मान जाए, बोले कि यार ईरान तुम जो कह रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, वी अग्री, न्यूक्लियर के ऊपर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम तुम्हारी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन लबनान को छोड़ दो यार, क्योंकि इसराइल चाह रहा है कि लबनान के साथ जंग जो है वो जारी रहे। ये भी हो सकता है। हम्म। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ईरान और यूएस जो है ना वो राजी नहीं होंगे, सारी बातें रिजॉल्व हो जाएंगी, ये लबनान का क्वेश्चन, क्योंकि इसराइल का देखिए नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा है, वो किस किस तरीके से, वो किस तरीके से रोकेगा अपने ट्रायल को। अगर कोई जंग ही नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो वो कैसे रोकेगा, जबकि इसराइल के अंदर तो ऐसी शदीद बमबारी हुई है कि उनकी आवाम, उनके मेयर, उनके आर्मी चीफ सभी खिलाफ हो गए हैं जंग के। लेकिन वो किस तरीके से रोकेगा, और जो जायनिस्ट लॉबी है, जो अल्ट्रा अल्ट्रा जायनिस्ट जो लॉबी है, वो किस तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो मेंटेन करेगी अगर ये जंग बंद हो गई। तो मेरे ख्याल में अमेरिका ये डिमांड रखेगा इसराइल की तरफ से कि यार देखो लबनान के सवाल के ऊपर आप जो है ना जरा वो हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, लबनान में आप स्टैंड ना लो, लबनान की कंडीशन ना डालो, बाकी सारी चीजें हम मानते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे आके मामला अटकेगा, और मेरे ख्याल में ईरान राजी नहीं होगा अगर ये बात होती है तो। ठीक है, और अगर ये नहीं होता तो फिर अटैक्स दोबारा शुरू होंगे? जी, अगर ये नहीं होता तो अटैक्स दोबारा शुरू होंगे। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका और ईरान आपस में डिसाइड कर लें, अमेरिका बोले आंख मार के कि यार एक काम करो, ये इसराइल के ऊपर आप ना बिस्मिल्लाह, आप अगर वाकई में समझदार है ना अमेरिका, तो बोलेगा बिस्मिल्लाह करें, आप भी शुरू करें, हिजबुल्लाह भी शुरू करे, हमास भी शुरू करे, हूती भी शुरू करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें यहाँ से निकाल दो, आपको जो करना है इसराइल के साथ आप करो। हो सकता है ये भी, अगर तो ये बहुत बड़ा एक आई थिंक
यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर ये करेगा तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाईली हाईली अनलाइकली है, क्योंकि कैसे छोड़ेंगे वो इसराइल को, कैसे छोड़ सकते हैं यार, वो तो पूरा उनकी जो इसराइल की एग्जिस्टेंस है, वो जितने पैसे और जितनी लॉबियां काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता ये वाला ऑप्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये अगर होता है तो बेहतरीन है। फिर इसराइल को भी पता चल जाएगा कि जब ईरान और हुती और हिजबुल्लाह और ये सारे एक साथ मिलके आएंगे तो क्या होगा, ये तो पता चल जाएगा उनको। और ये भी तो एक पॉइंट है कि अमेरिका इसराइल की वजह से इस वक्त दुनिया की एक बदतरीन जंग में शिकस्त खा रहा है, एक बदतरीन शिकस्त खा रहा है दुनिया की एक बड़ी जंग में। पर अब आखिर में सर ये बता दीजिए, कुछ दिन पहले जो अमेरिकन जहाज यहाँ पर गिराए गए ईरान में, उनमें C-130 थे, वो क्यों थे? और फिर वो फुट सोल्जर का क्या था, कोई कमांडो थे, वो वाकई रेस्क्यू ऑपरेशन था या कोई और कार्रवाई थी? वो फ्लॉप कैसे हुई, उसके बारे में क्या इंटेलिजेंस है, अभी तक की इंफॉर्मेशन है? देखें, इस्माइल बकाई ने बोला, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है वो जिक्र भी किया इस बात का कि ये जो आ रहे थे पायलट सिर्फ कहानी थी, और असल मकसद था इनका न्यूक्लियर के ऊपर जाके देखना कि न्यूक्लियर कहाँ है और लेके जाना वहां से। अच्छा, इस बात को बोला इन लोगों ने, और मैंने इस बात को ना आगे नहीं किया। मैंने कहा यार ये अपनी तरफ से ईरानी जो है ना, वो पायलट छूट गया तो अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं, ये सेंस मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, बहाने बना रहे हैं। हुआ ये कि ट्रंप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पायलट हमारे गिरे, और कहाँ गिरे थे, खुजिस्तान में गिरे थे। ये तो रिकग्नाइज बात है, न्यूज़ पे भी आ रहा था, हम भी यहाँ बैठे हुए ये दिख रहे थे कि खुजिस्तान में गिरा है जहाज। पूरी दुनिया को पता था कि खुजिस्तान जो सदर्न वेस्टर्न रीजन है उसके अंदर जहाज गिरा है। हुआ क्या, ट्रम्प ने बोला कि एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए हमने 24 जहाज भेजे, और वो पायलट जो है वो उसको हम लेके आ गए। सेकंड रेस्क्यू मिशन के अंदर हमने पता नहीं 155 जहाज भेजे, 115 जहाज भेजे, 4 बॉम्बर, 64 जेट्स, 48 रिफ्यूलर, और C-130 जो बड़े जहाज होते हैं, C-130 के अंदर 128 ट्रूप्स आप C-130 के अंदर एक C-130 कैरी कर सकता है। अब इतने सारे जो ये C-130 लाए, मेरा सवाल ये हुआ, मैंने कहा यार चलो ये खुद कह रहा है कि हम इतने सारे जहाज लाए, मेरे अंदर से सवाल आया कि इतने सारे ट्रूप्स किस चीज के लिए लेके आए। और दूसरा सवाल यह कि ट्रंप ने खुद बोल दिया कि हमने इस्फहान से, पहाड़ियों से रेस्क्यू किया है। इस्फहान और दहदश के बीच में 500 किलोमीटर का फर्क है, फासला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पायलट दहदश में जो गिरा, एक पायलट वहां चला गया एकदम से और एक पायलट यहां पे, कैसे हो सकता है कि ये पायलट 500 किलोमीटर पैदल चल के गया, और चल के जाके उसने पहाड़ क्लाइंब किया, एक दिन वो वहां पे रहा। मतलब इट डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल, क्योंकि इस्फहान में जो जहाज अब गिरे हैं, जो मलबा है, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुजिस्तान में जो F-15 गिरा है उससे। तो मैंने भी यही सोचा, फिर मुझे रियलाइजेशन हुई, मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपने आप को शायद डाउट कर लिया, ईरानियों को भी डाउट किया। ये बात हो ही नहीं सकती, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये पायलट के लिए ही सिर्फ आए हो। बिल्कुल पायलट भी एक साइड था, लेकिन वो डाइवर्जन था। ये चाह रहे थे कि वहां से पायलट को भी लेंगे और यहां से हम इस्फहान के अंदर जाके ट्रूप्स उतार के हम लोग न्यूक्लियर निकाल के ले आएंगे, जबकि इनको पता ही नहीं कि न्यूक्लियर वहां पे है या नहीं है, ये इसकी भी कंफर्मेशन नहीं, इनके कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक फेल्ड मिशन था, और 1.5 घंटे तक सिर्फ एक दूसरे को हार पहनाया है। किसने हार पहनाया? ट्रंप ने हेग्जित को हार पहनाया, और उसने डायरेक्टर CIA को हार पहनाया, और डैन केन को हार पहनाया। चारों ने एक दूसरे को जो है वो हार पहनाते गए। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी सच्चाई है कि एक पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशनली, टैक्टिकली, आप किसी भी डिसीजन मेकर से पूछें मिलिट्री के, वो आपको बताएगा कि आप कभी भी इतने 100 बंदे, वो कह रहा है 100, पता नहीं 200 बंदे भेजें यार, क्या कोई सेंस बनता है कि आप 200 ट्रूप्स को एंडेंजर कर रहे हो एक पायलट को बचाने के लिए? तो इट इट डिड नॉट मेक सेंस अनफॉर्चुनेटली। मैं खुद अपने ऊपर शक कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बिल्कुल सही बात है, ये पायलट वायलट सब बहाना था। ठीक है, लास्टली ये जब ट्रम्प ने प्रेशर बनाया, वो कहता है अब मेरे पास आर्ट ऑफ डील है, मैं डील करने का एक हुनर जानता हूँ, और वो प्रेशर दिया, गालियां दी, ट्वीट्स किए, डेडलाइन दी और टाइम दे दिया। और फिर वो टाइम था कि शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट आने से पहले यही लग रहा था कि अब कुछ देर बाद ट्रम्प हमला कर देगा। और फिर ये भी खबरें आई कि इनके मुख्तलिफ एयरबेसिस से जो इनके एयरक्राफ्ट से वो फिजाओं में चले गए, अभी अटैक हो जाएगा। वो जो मोमेंट्स थे सर, उस मोमेंट्स में क्या माहौल था ईरान में? वाकई पैनिक की सिचुएशन थी, तैयार थे जवाब देने के लिए, या फिर क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या था फोर्सेस का और आम आवाम का? देखें, ईरानियों ने जब ईरान इराक की जंग हो रही थी, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए थे सद्दाम ने। खुरम शहर के ब्रिज के ऊपर लोगों ने बाकायदा गोलियां खाने के लिए अपने सीने आगे रखे, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो, मैं आपको कहानियां अगर सुनाऊं तो बहुत सारी कहानी है कि ईरानी कौम जो है वो उस तरीके की कौम नहीं है कि ये भागे या डरे। 1.5 करोड़ लोगों ने वाकई रजिस्टर करवाया हुआ है, वाकई दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू।
और वाकई में वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप देखें, वीडियोस हैं बाकायदा कि वो जो बुशहर का प्लांट है, बुशहर का प्लांट है न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो, नॉर्मल पावर प्लांट भी नहीं है। वहां पे लोग आके खड़े हो गए बड़ी तादाद में, हाथ हाथ मिला के खड़े हो गए कि मारना है तो मारो। मेरे ख्याल में अगर चलें, ईरानी सोशल मीडिया पे अगर डालते तो समझ में आता कि बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें बातें नहीं, इन्होंने जाके बोला कि अच्छा जी मारना है तो मारो। माहौल इस तरीके का था कि यहाँ पे लोग, हर बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार था। और देखिए, मैं भी यहाँ तेहरान में रहता हूँ, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी, लोग कह रहे थे यार इवैक्यूएट करो। मैंने कहा यार क्यों इवैक्यूएट करूँ, यहाँ कोई बंदा मुकामी जो है वो नहीं जा रहा, मैं कैसे इवैक्यूएट कर लूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल एक जब फिजा बनती है ना, जब आप मजबूती, जब एक कौम के अंदर ये एक कलेक्टिव कॉन्शियस में आ जाता है कि हमने सबमिट नहीं करना, तो फिर दूसरे लोग जो होते हैं उनके अंदर भी बहादुरी आती है कि नहीं यार, मैंने भले मैं इस चीज का डायरेक्टली हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं जो है ना वो नहीं कर सकता इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज। तो आई थिंक यहाँ पे आम लोग जो शायद इतने सपोर्ट में नहीं भी थे गवर्नमेंट के, उन लोगों का सपोर्ट एकदम से जो है वो जागा कि यार ये हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर हमला है, ट्रंप ने हमारी सिविलाइजेशन को बोला है। तो जो खिलाफ तो कोई नजर आया नहीं मुझे वैसे भी हुकूमत के, लेकिन जो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं भी था वो भी मुझे नजर आया कि जा रहा है। एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज समथिंग, मैं ये ऐसी चीज मैंने हिस्ट्री में, अपनी हिस्ट्री में जिंदगी में कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी। ना मैंने जो वॉर स्टडी की है मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। शायद हो सकता है कि स्पार्टा और जिस तरीके से इन लोगों ने होल्ड किया था पर्शियंस को, जिस तरीके से उन लोगों ने बैटल के अंदर होल्ड किया था, बैटल ऑफ स्पार्टा में, शायद उस तरीके से शायद हो सकता है कि वहां पे एक एग्जाम्पल बहादुरी का नजर आया हो, लेकिन वो भी मिलिट्री सोल्जर्स थे, अवाम की तरफ से ऐसी बहादुरी नजर नहीं आई। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ये, आई थिंक सिर्फ हमें इमाम हुसैन का जो मैसेज है, कि उन्होंने जिस तरीके से करबला में और उनके घर वालों ने और उनके सहाबियों ने जिस तरीके से होल्ड रखा, मेरे ख्याल में ये वहां से शायद आप उसको कंपेयर जो है वो कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उससे भी कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन एट द सेम टाइम मिसाल वही है, इंस्पिरेशन वही है जहां से इन लोगों ने ये मैसेज लिया है। तो ट्रम्प जितनी भी बातें कर ले कि हम जीत गए हैं, जो भी हो गया है, रिजीम चेंज कर देंगे, न्यूक्लियर खत्म करो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करो, इसराइल के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, और अनकंडीशनल सरेंडर, ट्रम्प बोलता था अनकंडीशनल सरेंडर। और जी। फिर इसके बाद उसने जहाजों को गिरवा के, इकोनॉमी को तबाह करवा के, अपने बेसिस तबाह करवा के, क्या मिला उसको? उसको मिला ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहले खुला हुआ था, आज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो आईआरजीसी की कमांड के अंडर है। मतलब इट इज, मतलब कोई मेरे ख्याल में कॉमन सेंस ना रखने वाला इंसान भी जो है वो इस चीज को अच्छा, बुरे क्लेम ला इसके रहा है। ऊपर मैं कोई एक तो तबसरा देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस की क्यों बात की जा रही है, कि वो खोलो तो फिर बात होगी, वो तो खुला हुआ था। वो तो जंग हुई तो बंद हुआ ना। वो तो जंग से पहले खुला हुआ था, तो वो तो लॉजिक नहीं है कि उसकी बात करने की, क्योंकि वो तो आपने बंद करवाया। लॉजिक ही नहीं है। यस, यस, नहीं वो तो एक्सेप्ट, देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो एक्सेप्ट अभी मजबूरन इनको अभी करना पड़ेगा। 47 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी, उनकी अपनी दवाइयां, उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज, उनका अपना तेल इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो गुजरने नहीं दिया। और जब आपने मजबूर किया उनको, मार मार के 90,000 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, 75,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट जो है अभी तक डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनको जब आप मार मार के आपने उनको मजबूर कर दिया कि अब उन्होंने कहा कि भाई जो होता है देखा जाएगा, हम और ओमान डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पैसेज वे है, जो चोक पॉइंट है, जो उनकी अपनी मैरिटाइम बाउंड्रीज में आता है, उन्होंने कहा कि जब बॉस्फोरस में हो रहा है, सुइस कैनाल में हो रहा है, पनामा में हो रहा है, चले सुइस तो नकली है, आर्टिफिशियल कैनाल है, नहीं बात करते उसके ऊपर, लेकिन जब दूसरी जगहों के ऊपर हो रहा है तो हम क्यों ना करें, बिस्मिल्लाह जी हम भी करेंगे। तो आई थिंक ये इटसेल्फ बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका के लिए। ये लोग शायद कम समझते हैं इसको, लेकिन वाकई में ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका के लिए कि सिर्फ यही इसी पॉइंट पे ईरान जो है वो ले गया बाजी।